हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 4 सन 2022 824 BM। ठीक है, तो ये अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन मैंने कर रखा है नोट्स पे। तो फटाफट आते हैं नोट्स की तरफ। ये क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लेना फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर नोट्स पे चलते हैं। नोट्स में लिख रखे हैं सबके आंसर। पहला क्वेश्चन है, खंड का मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है, मतलब मुख्य फोकस बिंदु का जो मात्रक क्या होता है वो होता है बेटा मीटर। क्या होता है? मीटर। तो मीटर फटाफट टिक कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन सबका सोल्यूशन मैंने कर रखा है कॉपी पर, तो दिखा देता हूँ फटाफट आपके लिए। क्वेश्चन देख लो आप जल्दी से, और मैंने इसके क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, आंसर भी लिख रखे हैं कॉपी पर। बस मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस प्रकार का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये खंड खा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब देखते हैं कॉपी की तरफ चलते हैं हम लोग। कॉपी में कैसे लिख रखे हैं मैंने इसके आंसर बेटा। ठीक है, ये देख लिए आपने क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कॉपी कि कॉपी मैंने कैसे लिख रखे हैं सबके आंसर। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, मीटर आएगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे, ज़रा अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल भी है। मैं एक बात पहले आपको समझा दूं, बहुत ध्यान समझेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, ध्यान समझेंगे। चलो एक चीज़ को समझ लो फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे कि देखो, ध्यान समझेंगे बेटा। जैसे कि ये मैंने कोई दो तल बना दिए हैं। ठीक है, ये कोई भी दो तल हैं। तो जो ऊपर है, ऊपर मान लीजिए ये लिखा है विरल माध्यम है। क्या है बेटा? ये है विरल माध्यम। ठीक है, और नीचे लिखा है सघन माध्यम। विरल का मतलब जैसे कोई पतला माध्यम जैसे वायु, और ये जैसे कि कांच। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? यहाँ पे उल्टा केस लेते हैं, ऊपर सघन ले लेते हैं और नीचे विरल ले लेते हैं। क्लियर? अब ध्यान समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा। देखो यहाँ पे हमने एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, एक नॉर्मल है काल्पनिक रेखा खींच ली है, यहाँ पे एक नॉर्मल है काल्पनिक रेखा खींच ली है। ठीक है, अब समझेंगे, बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं आपके लिए। कोई भी प्रकाश की किरण, देखो ये प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो इसको ऐसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन ऐसे नहीं जाती है। ठीक है, क्यों नहीं जाती है? सघन माध्यम में बेटा क्या होता है, इसकी प्रकाश काल कम हो जाती है। अर्थात बात को समझने की ऐसे ट्रिक से याद कर लो भैया, सघन माध्यम में नॉर्मल हो जाता है सगा। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल सगा आदमी है। क्या है? सगा है। जब नॉर्मल सगा है तो ये प्रकाश से किरण सीधे साधे आना चाहती थी, लेकिन अपने सगे की ओर थोड़ा सा झुक करके निकलती है ऐसे करके। ठीक है, तो सघन माध्यम में प्रकाश किरण क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक करके जाती है। अर्थात इस केस में जो कोण आई होता है वो अधिक होता है। ये वाला जो कोण होता है बेटा, आई जो होता है वो अधिक होता है। कोण आई होता है अधिक कोण आर की तुलना में इस केस में। ठीक है, ये कहलाता है कोण आर। इस केस में देखेंगे प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण सगे से मिलजुल के आ रही है बेटा तो सीधे जाना चाहिए, लेकिन सगे से नहीं। जब सगे से मिलजुल के आ रही है तो क्या काम करेगी? अविलंब से दूर हटते हुए जाएगी, ऐसे जाती है प्रकाश की किरण। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में आप देखेंगे कि जो ये आपतन कोण है, देखो नॉर्मल से यहाँ तक का जो कोण कहलाता है आपतन कोण आई, और नॉर्मल से यहाँ तक का ये कोण कहलाता है आर। तो इस केस में जो आर की वैल्यू है वो बड़ी होगी आई की वैल्यू से। राइट, ये समझ में आ रहा है बेटा? अब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? तो सीधे सीधे याद रखेंगे बात के लिए कि जब कोई प्रकाशीय किरण विरल से सघन माध्यम में आती है, जब विरल से मतलब विरल का मतलब गद्दार, विलन, जब किसी गद्दार से मिलकर के सगे के पास आती है तो नॉर्मल की ओर झुक करके जाती है, और जब सगे से विरल माध्यम में आती है, ठीक है, सगे से गद्दार के पास आती है तो अविलंब से दूर होकर के जाती है। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है अच्छी समझ में आ चुका होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला दूँ। देखो बेटा, जैसे कि एक बार फिर से याद देख लो बेटा, जब कोई भी प्रकाश से किरण, देखो अगर विरल से, ये विरल है माध्यम, अगर विरल से सघन में आ रही है तो अविलंब की ओर झुक करके जाएगी, और कोई प्रकाश किरण जब सघन से, अगर मान लीजिए ऊपर सघन ले लें, सघन से विरल में जाएगी तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अविलंब से दूर हटती हुई जाएगी। इसको ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा आप लोगों के लिए? चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब समझ में आ गया आपके साथ अच्छे से। ठीक है, ये चित्र मैंने बना रखे हैं, देखो समझ जाओगे। लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, जैसे कि मान लीजिए वायु से कांच में, ठीक है, या वायु से पानी में। वायु भी पारदर्शी होता है, पानी भी पारदर्शी होता है, कांच भी पारदर्शी होता है। ठीक है, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण
का मान आपतन कोण में कम होता है बेटा, ठीक है, मतलब अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में कम होता है, ठीक है। कह रहा है जब प्रकाश से किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तब अपवर्तन, ये क्या है, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मतलब बेटा आर का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो मतलब कोण आई इज ग्रेटर देन, मतलब कोण आई ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो कोण आई का मान ज़्यादा होता है, तो ये वाला केस लागू होता है, कोण आई का मान ज़्यादा होता है। तो इस केस में ज़्यादा होता है, तो इस केस में जो किरण होगी उसकी स्थिति क्या होगी, देखो बेटा इस केस में क्या स्थिति होगी यहाँ पे, इस केस में बेटा बेरेल माध्यम से सघन माध्यम में जाती होगी प्रकाश की किरण, ठीक है। तो बेरेल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, ये वाला सही हो जाएगा बेटा, तभी ये चीज़ संभव है, वरना संभव नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों के लिए, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ये चित्र बना लेना, समझ में आ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, मतलब आर प्रतिरोध का कोई तार है, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, फिर समांतर क्रम में बेटा जोड़ देते हैं इनको। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर और आर डैश का अनुपात क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे इस चीज़ को, ध्यान समझेंगे बेटा। देखो बेटा कोई भी तार है हमारे पास, ठीक है, कोई भी तार है, मान लीजिए इसका जो प्रतिरोध है वो आर है, क्या है, आर है, ठीक है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है, किस किस में, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब तीनों के प्रतिरोध बराबर है, तो मान लीजिए तीनों प्रतिरोध क्या है, X प्लस X प्लस X, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध कितना है, तार का X जो प्रतिरोध है वो है X, समझ में आ रही है। तो एक तार है उसका प्रतिरोध क्या है, 3X है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया तो x भागों में बांटा गया है, फिर इन तीनों को क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा तब प्रतिरोध का R डैश हो जाता है, ठीक है। तो हमने लिख रखा है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो देखो ये 3 R इक्वल टू क्या होगा, 3x हो गया बेटा। तो अब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। तो 1/r डैश इक्वल टू R1 इक्वल टू क्या है, x, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझेंगे बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 3/x हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 3 से कर दें या नीचे 3 से कर दें, तो ये 1/r डैश इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 9/3x, 3x ये क्या है, 3x यहाँ पे है r, ठीक है। तो r, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे r/r डैश इक्वल टू 9/1, अर्थात 9 आ जाएगा अनुपात इसका, ठीक है। और सोल्यूशन तो मैंने कर रखा है बेटा, सोल्यूशन में देखो ये दिख रहा है आपको, देख लेना अच्छे से। तो इसमें 9 पे टिक कर लो फटाफट इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है एक समरूप क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम काम आता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, बाएं हाथ का नियम। क्यों, ट्रिक देखो, बाएं हाथ के नियम में बा आ रहा है बेटा, बा आ रहा है, बा फॉर बल की दिशा ज्ञात करने में, बा फॉर बल की दिशा ज्ञात करने में। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बा नहीं आ रहा है, इसलिए बाएं हाथ का नियम, इसलिए इसमें बल वाला रूल नहीं लगेगा। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का हम लगाते हैं, ट्रिक देख लो बेटा, ठीक है। बाएं हाथ का नियम मतलब बल की दिशा ज्ञात करने में, ठीक है। तो ये ट्रिक लगा देंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है क्वेश्चन, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चित्र बना के समझाएंगे आपके लिए। देखो बेटा लिखा है एक लेंस की फोकस दूरी का क्या तात्पर्य है। देखो ये कोई होता है उत्तल लेंस, और जो बीच का जो पॉइंट होता है ये, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ, या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं हिंदी भाषा में, प्रकाशिक केंद्र बेटा, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। समझ में आ गई बात। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने भी आपको बताया जैसे कि ये क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर ओ, और इसका मान लीजिए ये है बेटा फोकस F1, ठीक है, इसका फोकस F1 है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये बीच की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं स्मॉल f, इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। अर्थात किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O और उसके मुख्य फोकस F1, मुख्य फोकस बिंदु F1 तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये मैंने आपको चित्र बना करके यहाँ पे भी समझा रखी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ देखेंगे बेटा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O
और मुख्य फोकस बिंदु तक की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछता जाता है, हर साल लगभग पूछा जाता है, तो इस पर मोस्ट में लगा लो और उसको अच्छे से समझ लेना। मैं समझाऊंगा अभी आपके लिए। लिखा है एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थितिकरण आरेख बनाकर समझाइए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस समझ में आता होगा आपके लिए अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा और अच्छे तरीके से। देखो जरा, जैसे कि ये हमने कोई भी दर्पण बना लिया है, अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, और बेटा ये मुख्य अक्ष तो है ही है, और सुनो, इसको बीच का जो बिंदु है ये, इसको हम बोलते हैं ध्रुव या पोल, ये पोल है बेटा। और यहाँ पे मान लीजिए ये फोकस है, फोकस पॉइंट है इसका F1 है। ठीक है, जो वस्तु है इन दोनों के मध्य में रखी हुई है वस्तु, तो वस्तु ये रखी हुई है ये वाली। ठीक है, अब वस्तु से प्रकाश की किरण चलनी स्टार्ट होगी। देखो अब यहाँ से वस्तु से प्रकाश की किरण चलनी स्टार्ट होती है और देखो फोकस से होकर के जाएगी ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के लिए। दूसरी प्रकाश की किरण हम पोल पे डाल दें, तो यहाँ पे अगर पोल से प्रकाश की किरण मान लीजिए थीटा एंगल पे डालते हैं तो थीटा एंगल से ये वापस पीछे के लिए निकलती है। अब हम देखेंगे ये कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इसको पीछे हटाएंगे ऐसे करके। देखो पीछे हटा करके देखेंगे बेटा, तो पीछे हटाने पर हमें पता लगता है ये कहीं पर जाकर जैसे मिल जाती हैं, तो पीछे हटाने पर मिल जाती हैं, तो ये ही इनका क्या होगा, ये जो होगा ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश, ये बन गया बेटा ए डैश एंड बी डैश प्रतिबिंब बन गया इनका। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के, ये प्रतिबिंब बन गया इनका ए डैश बी डैश। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया और ये वस्तु थी, ये वाली ए बी वस्तु थी। तो ये चित्र आपको बहुत अच्छे समझ लेना है और याद कर लेना है, ये पेपर में आता है हर साल, तो इस बार भी आने की उम्मीद है। तो ये चित्र मैंने यहाँ पे बना रखा है इस तरीके से। ठीक है, इसको भी समझ सकते हो आप लोग। चलो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बेटा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, इसका मतलब स्मॉल f इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और u हमेशा माइनस में जाता है, तो u इक्वल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर दे रखा है। b इक्वल टू फाइंड आउट करना है, 2 अंक का क्वेश्चन है ये, तो फॉर्मूला होता है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। ठीक है बेटा, तो 1/b इक्वल टू 1/20 माइनस का 1/40 वैल्यू रख देंगे, या हम सोल्यूशन कर देंगे इसका, तो आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ लो, अच्छे से नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 प्रतिरोधक। ठीक है, 3 प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है। इसका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि परिणामी जो प्रतिरोध का मान है वो 4.5 हो और 4.0 हो। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं बेटा, अनुमान से क्या काम करते हैं, पहले इन सब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगा देखते हैं कि आंसर क्या आता है। हमने सभी को समांतर क्रम में लगा देखा तो आंसर आया 1, तो आंसर ये गलत है क्योंकि आंसर आना चाहिए 4.5 या 4.0, तो ये सही नहीं है। दूसरा तरीका आजमा करके देखते हैं। हमने दूसरे तरीके में क्या काम किया है बेटा, 3 ओम और 6 ओम के समांतर क्रम में लगाए हैं। समांतर क्रम के लगाकर तुल्य प्रतिरोध निकाल के देखो बेटा, तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर क्या हुआ, बच्चा 2 ओम का प्रतिरोध, फिर R डैश और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो R डैश से 2 ओम इक्वल टू, ये R डैश की वैल्यू 2 है, तो बेटा जाएगा 4 ओम। अर्थात बात यह है 3 ओम व 6 ओम के समांतर क्रम में और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 4 ओम के प्रतिरोध में प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में देखो हम क्या काम करेंगे, 6 ओम 6 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाने पर हम 1/R डैश ज्ञात करते हैं, तो आता है 1.5 मतलब 1.5 ओम आता है। फिर हम क्या काम करते हैं बेटा, 1.5 ओम को और बचे हुए 3 ओम को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 6 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में और 3 ओम को श्रेणी क्रम में लगाने पर 4.5 आता है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ओम का नियम क्या है? ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इस लेक्चर में। ओम का नियम क्या है, परपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करेंगे। तो ओम का नियम क्या होता है बेटा, ठीक है, तो मैंने ये एक्स्ट्रा लिख रखा है, इतना समझने की जरूरत नहीं है आपके लिए। यहाँ देखो ओम का नियम क्या है। किसी चालक के
सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर B और उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, परंतु परिपथ का ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सीधी सी बात है, B समानुपाती होता है I के। अगर हम कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर तो समानुपाती का साइन, मतलब अगर बराबर का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा R, तो B इक्वल टू हो जाएगा IR। ये हो गया ओम का नियम फाइनल आपका। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से देखो बेटा, हम कह सकते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें और उसके सिरों के बीच विभवांतर V का मान उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। अगर कोई चालक है, उसका कोई भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है, तो उसमें जो बहने वाली धारा होती है वो उसके वोल्टेज के समानुपाती होती है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई या V इक्वल टू IR हो जाएगा। यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब भी समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट तरीके देखो बेटा, किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं अगर ना बदलें तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, यह हम कह सकते हैं उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत होता है, तो B अपॉन आई इक्वल टू नियतांक, तो B अपॉन आई इक्वल टू R। ठीक है, तो ये कुछ अब देखते हैं बेटा, वेरिफिकेशन देखते हैं इस रूल का। वेरिफिकेशन क्या है भैया, कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें ये परपथ बनाना पड़ेगा। परपथ में क्या है, परपथ को अच्छे से समझ लीजिए, परपथ को समझना जरूरी है, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। ठीक है, ध्यान समझेंगे बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास हमने एक परपथ बनाया है। इस परपथ में ये B1 वोल्टेज की बैटरी लगी है, B2 वोल्टेज की बैटरी है, B3 वोल्टेज की बैटरी। ये बैटरी नहीं, दरअसल ये सेल है, B1 सेल, B2 सेल, B3 सेल, B4 सेल, ये B5 सेल लगा हुआ है। सभी के सभी सेल हमने श्रेणी क्रम में लगाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कुंजी के लगी हुई है। ठीक है, अब होता है क्या बेटा, हम जैसे B1 सेल लगाते हैं, ठीक है, एकदम नहीं एक एक कर लगाते हैं, जब हम B1 सेल लगाते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज नोट कर लेते हैं कितना वोल्टेज आया। ठीक है, या धारा नोट कर लो कितनी धारा आई, दोनों चीज़ नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने लिख रखा है, जरा समझेंगे लिखे हुए को बेटा। ठीक है, तो देखो जरा, इसको मैंने लिख रखा है इसके बारे में कि कैसे इसको समझ सकते हैं हम अच्छे से। तो देखो हम क्या काम करते हैं, जब इसमें हम B1, देखो बेटा, ओम के नियम के सत्यापन के लिए उपयुक्त विद्युत परिपथ आरेख से समझ सकते हैं ओम के नियम का विस्थापन कैसे होगा, मतलब सत्यापन कैसे होगा। ठीक है, देखो ओम के नियम के सत्यापन को उपयुक्त विद्युत परिपथ आरेख से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो विद्युत परिपथ में सेल B1 वोल्ट का, बेटा विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, B1 वोल्ट का सेल लगाते हैं। ठीक है, B1 वोल्ट का, देखो विद्युत परिपथ में सेल B1 वोल्ट का लगाते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली धारा हम नोट कर लेते हैं। हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले बेटा हम इस विद्युत परिपथ में एक साथ नहीं लगाते हैं, फिर लगाते हैं। सबसे पहले हम B1 वोल्टेज का सेल लगाते हैं, उसमें जो भी धारा प्रवाहित होती है हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। आई क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसके बाद इसी प्रकार हम B2, B3, B4, B5 क्रमानुसार सेल लगाते जाते हैं कि धाराओं के मान नोट करते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद B विभवांतर और धारा के बीच हम ग्राफ खींचते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो भी विभवांतर प्राप्त होता है, मतलब जो हमें पता होता है हमने कितने वोल्टेज का यहाँ पे सेल लगाया है, तो ये वोल्टेज का ये B और यहाँ पे धारा जो प्राप्त होती है वो, उसके बीच में हम ग्राफ खींच लेते हैं बेटा। ठीक है, उसके बीच में हम धारा के बीच में हम ग्राफ खींच लेते हैं। देखो बेटा, इसके बाद विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ खींचते हैं, तब B और I का अनुपात अगर स्थिर आता है, फिक्स प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं, अतः इस प्रकार B और I का अनुपात अगर नियत प्राप्त होता है तो होने वाले ओम के नियम का सत्यापना होती है। मतलब B अपॉन I का अनुपात क्या होना चाहिए, फिक्स आनी चाहिए हर बार में वैल्यू। तो बेटा देखो, जो एक्स जो बेटा हमने B और यहाँ पे जो धारा I दोनों के मान नोट कर लिए हैं। अगर मान लीजिए हमने 0.4 वोल्टेज दिया था तो हमारी धारा मिली थी 0.1 एम्पियर, और हमने अगर इतना वोल्टेज करंट दिया तो धारा इतनी मिली थी, इतना वोल्टेज करंट दिया था तो इतना हमें धारा मिली थी, इतना वोल्टेज हमने दिया था तो इतनी धारा मिली थी, इतना वोल्टेज दिया था तो हमें तो ये मिली थी। तो V अपॉन I की वैल्यू निकाली हमने, तो वोल्टेज अपॉन I। ठीक है, तो यहाँ पे ये C नहीं है बेटा, I है, तो 0.4 अपॉन 0.1 इक्वल टू 4, 0.8 अपॉन 0.2 इक्वल टू 4। तो ये देखो कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो रही है, अर्थात ओम का नियम यहाँ पे फॉलो होता है। चाहो तो ग्राफ से समझ सकते हो,
बेटा हमने ग्राफ से क्या काम किया, हमने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ग्राफ लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या काम किया है बेटा, वोल्टेज लिया है, यहाँ पे धारा ली है, तो यहाँ पे धाराओं के मान नोट कर लिए हैं, वोल्टेज के मान नोट कर लिए हैं। तो हमने यहाँ पे देखो हमने पॉइंट लगाए हैं क्रॉसिंग पर, तो एक हमारे लिए सीधी लाइन प्राप्त हुई है। समझ में आई बात? अगर ये कठिन लगता हो तो खाली ये वाला ग्राफ देख लो इस तरीके से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, अगले क्वेश्चन में से खा पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो अधिकतम 100 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, मतलब जो आंखों में प्रतिबिंब बनना है वो 100 सेंटीमीटर दूर तक का प्रतिबिंब बन रहा है। तो u इक्वल टू बेटा हो जाएगा -9 सेंटीमीटर। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि बेटा निकट दृष्टि जो दोष होता है ना, निकट दृष्टि दोष में हमारे लिए निकट का तो साफ दिखाई देता है मगर तो दूर का साफ दिखाई नहीं देता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, तो अवतल लेंस में हमेशा b माइनस में ही आता है, ठीक है। तो इस लिखा है, इसका निवारण करने के लिए प्राप्त लेंस की फोकस दूरी तक प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति हम फटाफट अभी बता देते हैं। लेंस की जो प्रकृति होगी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। प्रकृति मतलब लेंस कौन सा यूज़ करते हैं, तो अवतल लेंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें फोकस दूरी बताने को रह गई है, तो बेटा v इक्वल टू -100 मीटर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपके लिए। और u का मतलब बेटा यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम देखने की क्षमता होती है वो अनंत तक की होती है, वो माइनस की इनफाइनाइट हो जाएगी। तो f इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/f इक्वल टू माइनस का 1/100, ठीक है बेटा। और समझ में आ गया होगा आपके लिए, ठीक है। तो इधर आकर के ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है मुझसे। देखो बेटा यहाँ पे लग रहा है ये मिस्टेक हुई है, देखो क्या मिस्टेक हुई है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। अच्छा सही है, मिस्टेक नहीं है, वो सही है, ठीक है बेटा, ये सही है। देखो अपन 1/b लिखेंगे ना यहाँ पे, थोड़ा समझने का कोशिश करो। देखो बेटा, देखो यहाँ पे 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस का 1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे या हम सीधे लिख सकते हैं इस प्रकार, समझो इस प्रकार भी सही लिखा हुआ है, सही है। देखो हमने क्या काम किया, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u ऐसे लिख दिया डायरेक्टली, इसको उल्टा उल्टा कर दिया है बस। तो 1/f इक्वल टू हमने क्या काम किया बेटा, यहाँ पे f की वैल्यू फिट कर दी, माइनस की है ये, और ये चीज़ तो इनफाइनाइट हो जाएगी। 1/अनंत इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, मतलब 0 होता है, सॉरी, ठीक है। 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। तो f इक्वल टू हो गया 100 मीटर, ठीक है। जो माइनस का चिन्ह है वो दिखाता है कि अवतल लेंस है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डालो इस पर फटाफट, ये साल आता है लगभग। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से कैसे होता है, चित्र में आके समझाइए बेटा, ठीक है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण का अपवर्तन कैसे होता है, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आपके लिए बेटा, ठीक है। देखो जरा ध्यान समझेंगे। जब कोई भी प्रकाश से किरण, देखो ये क्या है, एक प्रिज्म है बेटा, ठीक है। ये A, V एंड C ये क्या है, कोई प्रिज्म है। अब कोई भी प्रकाश की किरण आती है बेटा, कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, लेकिन इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाते हुए क्या काम करती है, इधर को आती है ये बेटा। ये एक नॉर्मल हो गया ये, और दूसरा नॉर्मल मान लीजिए एन डैश है, तो ये ऐसे आती है और फिर ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो देखो कोई प्रकाश से किरण जब सीधे साधे ये आ रही थी, तो सीधे सीधे न जा करके जैसे ही लेंस के ए बी पृष्ठ पर टकराती है, तो ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक करके निकल जाती है। इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, किसमें, लेंस, उसमें प्रिज्म में, ठीक है। तो वो मैंने चित्र भी बना दिया है और लिख भी रखा है बेटा। देखो बेटा चित्र में इसी चीज़ को मैंने समझाया। देखो प्रकाश की किरण सीधी आ रही थी, लेकिन ये नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक करके ऐसे निकल गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म के ए बी सतह पर, बेटा देखो जब आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म के ए बी सतह पर आती है, ठीक है, ए बी सतह पर आपतित होती है, लिखना ए बी सतह पर आपतित होती है, तब ये अपनी दिशा से कुछ विचलित हो जाती है। प्रिज्म में प्रकाश की इस घटना को हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, किताब में आपको बहुत लंबी कथा मिलेगी लिखी हुई, ठीक है। तो इसका एक आंसर तो हो गया, 2 अंक तो यहाँ पक्के हो गए आपके। दूसरा है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में कैसे होता है। वर्ण विक्षेपण और समझना है इसका। तो बेटा क्या होता है, जब प्रकाश से किरण देखो ये लेंस से टकराती है, लेंस नहीं प्रिज्म से टकराती है, तो ये 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, ठीक है। तो ये 7 रंगों कैसे याद करने हैं आपको, ट्रिक है बैजनी हपी नाला।
तो वे फॉर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, नारंगी, लाल। तो ये अपोजिट क्रम में लिख लीजिए, नीचे लिख दीजिए। तो नीचे होता है बैगनी कलर, ऊपर होता है लाल रंग, ठीक है। तो सीधी बात यह है, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं और 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है, देख लीजिए। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से पर आपतित होती है तब ये 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। इस परिघटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, चौथा क्वेश्चन। गला सूख गया मेरा यार, समझाते। निम्न वैद्युत परिपथ में R1 R2 R3 इक्वल टू 30 ओम है, R4 I5 इक्वल टू 20 ओम है, तो R6 इक्वल टू 10 ओम है। परिपथ ये दे रखा है, तो परिपथ को 12 वोल्टेज के बैटरी संयोजित किया जाता है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित होगी। बहुत सरल क्वेश्चन है, 7 अंक का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो बेटा हम ऐसा करते हैं, देखो इसको देखो जरा अच्छे समझेंगे इस चीज़ को बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो थोड़ा सा समझ लो फिर अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो बेटा, यहाँ पे R1 R2 R3 ये सब के सब कैसे दिए गए हैं, सबके सब बराबर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ R1 R2 R3 सबके सब बराबर दिए गए हैं। तो इन तीनों को हम क्या काम करते हैं, तीनों समांतर क्रम में है तो तीनों को हम समांतर क्रम से एक में बदल देते हैं। तो हम कह सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और तीनों बराबर बराबर हैं, तो 1/R इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, ठीक है। तो कुल मिला के आ जाएगा 3/30। तो कुल मिला के आ जाएगा बेटा 1/10। तो R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू हो गया 10 ओम। तो ये आ गया 10 ओम। तो इन सबको हमने क्या काम कर दिया बेटा, ये बन गया पूरा 10 ओम, एक बन गया। अब ये सब पूरा क्या बन गया, पूरा एक बन गया, ये हो गया 10 ओम। अब हम इसको भी हम ऐसे ही ले लेंगे बेटा, ठीक है। तो इसको भी हम ले लेंगे 1/20 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 2/20। तो ये भी 10 आ जाएगा, तो इसको भी हमने पूरे को 10 बना दिया। और ये भी, ये सब के सब अब श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। तो इसको हमने देखो चित्र द्वारा नीचे समझा रखा है इस चीज़ को। देखो हमने क्या काम किया, इनको देखो बेटा, हमने इनको इस प्रकार लिया तो 10 ओम आ गया, इनको इस प्रकार लिया तो 10 ओम आ गया। तो हमने क्या काम किया, हम सबको श्रेणी क्रम में ले लिया, तो ये हो गया 30 ओम, ठीक है। समझ गए हो गए इसको। तो 30 ओम आ गया यहाँ पे हमारा, R इक्वल टू 30 ओम आ गया, B इक्वल टू 12 वोल्ट दे रखा है, I इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो B इक्वल टू IR से I इक्वल टू P/R वैल्यू फिट कर दिया, ये हो गया 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर यहाँ से आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अथवा वाला दे रखा है, इसके अथवा में दे रखा है बेटा, विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत आइए, मतलब विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है और चित्र की सतह से इसकी कार्य विधि का वर्णन कीजिए बेटा, ठीक है। तो चित्र बनाना था इसमें विद्युत जनित्र का, तो चित्र देख लीजिए, चित्र कैसे बनता है बेटा। चित्र ये रहा विद्युत जनित्र का, ठीक है। ये चित्र देख लिया आप लोगों ने अच्छे से। अब देखेंगे, अब उसमें पूछा है सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत क्या है बेटा, देखेंगे ध्यान से सिद्धांत इसका। देखो, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ये हो गया सिद्धांत इसका, ठीक है। कार्य भी देखेंगे, जब आर्मेचर ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। ये हो गया कार्य सिद्धांत, ठीक है। तो बेटा बहुत मैंने समझाया मैंने आपके लिए, बिल्कुल मेरा गला सूख चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छा कीजिए, प्यार से लाइक कर दीजिए, क्यूट सा कमेंट जरूर कीजिएगा इतनी मेहनत के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका खंड खा है वो हम कल को वीडियो डाल देंगे इसकी, तो वीडियो आपको फटाफट देख लेना। वीडियो चाहिए कर दिया लाइक, प्यार से कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।